सो आई होप कि जो कार्डियक साइकिल का वीडियो था उससे आपको कार्डियक साइकिल समझने में काफी आसानी हो गई हो। उसी प्रकार से कार्डियक आउटपुट एक अगेन काफी बड़ा टॉपिक है, रेगुलेशन और बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं, तो उसे हम समझते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और यदि आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, दोस्तों से शेयर ना किया हो तो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कार्डियक आउटपुट से। तो कार्डियक आउटपुट शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बेसिकली इस वीडियो के साथ हमारे 100 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं और ये मेरे हिसाब से काफी बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कई बार आप कुछ भी काम करते हैं तो बीच में गिव अप करने की इच्छा होती है या कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती या टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट से जो रोज के 1-2 पॉजिटिव कमेंट्स आते थे, सो वो सब चीजें जो थी वो रोज इस चीज को बनाए रखी और आज हम 100 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और जल्दी हम पूरा सिलेबस खत्म करने की सोचेंगे। तो अब शुरू करते हैं प्रॉपर कार्डियक आउटपुट से। तो आइए हमें क्या देखना है। तो बेसिकली अगर मैं आपको 2 फ्लो चार्ट्स में सम अप करूं तो ये सारी चीजें हैं जो हमें देखना है, पर इसको हम पहले समझते हैं फिर इनको देखेंगे। तो कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट या कोई भी टर्म है फिजियोलॉजी में तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला डिराइव करना है हमें, उसके लिए हमें क्या चीज जानना है कि कार्डियक आउटपुट बेसिकली वो ब्लड का अमाउंट है जो कि हर वेंट्रिकल पंप कर रहा है पर मिनट। ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ओके, अब इसमें जो अमाउंट ऑफ जो ब्लड पंप होता है एक बीट में, वो कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो एक बीट का स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पर मिनट का देखना है। तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट रेट कितनी रेट से आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो इस कारण से हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो निकल कर आती है ये नॉर्मल वैल्यू है 5 to 6 लीटर पर मिनट, बट ये काफी इरेटिक हो सकती है, क्योंकि आपको क्या पता किस ह्यूमन का क्या बॉडी साइज है, क्या एरिया है। तो हाइट एंड वेट और वो सारी चीजों को लेके जब हम एक बेटर टर्म कहते हैं तो दैट इज योर कार्डियक इंडेक्स। तो कार्डियक इंडेक्स की अगेन नॉर्मल वैल्यू जो कही गई है वो है 3.2 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, तो ये चीज है। तो ये बेसिक आपको कार्डियक आउटपुट के बारे में पता हो गया। अब ये जो टॉपिक है साथ ही साथ जैसे कार्डियक साइकिल था, इनमें थ्योरी काफी है, तो मैंने आपको मैक्सिमम थ्योरी इधर कवर करी है और मैं आपको बताऊंगा उसको आपको पढ़ना भी कैसे है। ओके, सो अब कार्डियक आउटपुट का कंट्रोल देखिए। कार्डियक आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि किस ऑर्गन को कितना मिलता है, वो एक काफी बस एक टेबल ही है, वो आप देखेंगे तो एक बार में आप समझ जाएंगे और उसमें भी आप बेसिकली जो हाईएस्ट और लोएस्ट जिसको मिलता है वही याद रखेंगे तो सफिशिएंट है। मेन फोकस हमारा जो कंसेप्ट समझने में है वो है कंट्रोल। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का क्योंकि फॉर्मूला HR इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम था, तो आप HR को रेगुलेट करिए। ठीक है, या तो आप फैक्टर अफेक्ट करिए HR को, तो इससे आपको कार्डियक आउटपुट में चेंज मिलेगा, या फैक्टर अफेक्ट करिए स्ट्रोक वॉल्यूम को। ठीक है, तो जो HR का रेगुलेशन है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन से लेके हार्मोन्स, ये सारी चीजें मैं हार्ट रेट के वीडियो में बता चुका हूं, तो आप इसके बाद वो देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे रखी है। तो हार्ट रेट हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमको जो देखना है वो है कंट्रोल ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम का जो कंट्रोल है इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ऑटो रेगुलेशन, क्योंकि ये आपका वेंट्रिकल खुद पंप कर रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, इंट्रिंसिक। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के कंट्रोल की। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का कंट्रोल फिर क्लासिफाई होगा 2 टाइप से, हेटेरोमेट्रिक और होमोमेट्रिक। ठीक है, अल्टीमेटली होना क्या है मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसमें आपको 3 चीजें देखना है, PCA। ओके, तो प्रीलोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आफ्टर लोड, ये 3 चीजें हैं जो कि अफेक्ट करेंगे आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को, अल्टीमेटली आपके कार्डियक आउटपुट को। तो हम इसको कैसे किस लेवल पे देखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा हेटेरोमेट्रिक। तो व्हाट इज हेटेरोमेट्रिक? हेटेरो मतलब वेरी करने वाला और मेट्रिक मतलब लेंथ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बेसिकली ये जो आपका टर्म है, देखिए प्रीलोड और आफ्टर लोड तो फिक्स, काइंड ऑफ फिक्स इन द सेंस वो ऐसी चीजें जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना, कितना आप में ब्लड आ रहा है आपके हार्ट में। हमें मेन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को देखना है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी यदि आपकी जो है बेसिकली यदि लेंथ से चेंज हो रही है, अगर आपकी लेंथ चेंज हुई इनिशियल तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेंज हुई, तो दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोमेट्रिक रेगुलेशन। ओके, और इसका फिर कोई लेन देन नहीं होगा कार्डियक इनर्वेशन से। कार्डियक इनर्वेशन मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। बट मैं आगे आपको होमोमेट्रिक बताऊंगा तो उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं इनर्वेशन से रिलेटेड है और उसका इनिशियल लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बात है इनिशियल लेंथ की। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी अभी की सिचुएशन है। यदि आपकी एग्जाम्स को टाइम जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास आती जाएंगी ना, आपको एक पढ़ने का लेवल बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फोर्स है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ ऑफ द मसल फाइबर से। मसल के पास जितना आप लेंथ दोगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो उतना तेजी से फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब इसमें आपको 2 चीज पता होना चाहिए, एक है आपका प्रीलोड और आफ्टर लोड। ओके,
और इसी से रिलेटेड हम देखेंगे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, जो कि काफी फेमस है। तो यदि मैं आपको ये कर्व बताऊं सिंपल आपका, ठीक है, तो ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब क्या, डायस्टोल होने पे जो हार्ट के पास ब्लड आया, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं कार्डियक साइकिल में, तो वेंट्रिकल के पास इतना ब्लड आया है एंड डायस्टोल में, तो अब ज्यादा ब्लड आएगा तो उसको ज्यादा पंप करना है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इस कर्व के थ्रू हम देखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रीलोड, क्योंकि यही वो डिग्री है, मतलब बेसिकली जो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो इज नथिंग बट प्रीलोड, ठीक है। और आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड बेसिकली जो आपका आफ्टर लोड जो आपकी आर्टरी जिसमें ब्लड पंप होना है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, तो क्योंकि उसमें ब्लड जाना है तो वो जो बाद वाला अपोज कर रहा है दैट इज योर आफ्टर लोड, तो इसको आप टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो कहते हैं, दिस इज योर आफ्टर लोड। तो यदि अब मैं आपको थ्योरी में क्या लिखा है वो बताऊं तो प्रीलोड degree to which it is stretched before it contracts and afterload resistance against which it have to pump the blood. ओके अब मैं आपसे जो कह रहा हूं, जो मैंने आपसे कहा प्रीलोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि अल्टीमेटली वही वॉल्यूम है जो उसको पंप आउट करनी है। तो ये आपने पहले से इतना प्रेशर दे दिया कि तेरे को बहुत सारा ब्लड पंप करना है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ेगा। ओके तो अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे सारी बात आ गई है। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कब ज्यादा होगा, जब एट्रिया से जो वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वो ज्यादा हो। वो कब ज्यादा होगा, जब एट्रिया में ब्लड ज्यादा है। एट्रिया में ब्लड कहां से आ रहा है, वेन से, तो वीनस रिटर्न। ओके तो अल्टीमेटली वीनस रिटर्न बढ़ाओगे तो ईडीवी बढ़ेगा, ठीक है। तो एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस वीनस रिटर्न विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट, दैट इज ईडीवी, ठीक है। अब हमको अल्टीमेटली फिर क्या करना है, अब हमको बाइफरकेट करके वीनस रिटर्न पे ध्यान देना है। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो राइट नाउ। अब हम बात करेंगे वीनस रिटर्न की, ठीक है। और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो मैंने आपसे कहा उसको मैं अगर आपको और सिस्टमैटिक फ्लोचार्ट फॉर्म में बताऊं, सो बेसिकली क्या है कि अगर आपकी ब्लड की क्वांटिटी बढ़ गई है तो वॉल आपकी स्ट्रेच होंगी, ठीक है, कार्डियक मसल इंक्रीज करेगा, और जो भी आपने एक्स्ट्रा ब्लड वीनस सर्कुलेशन जो बेसिकली वीनस रिटर्न से आया है वो हार्ट पंप करने के लिए रेडी रहेगा। तो ये रिलेशन हो गया आपका जो भी टेंशन डेवलप हो रहा है इन रिस्पेक्ट टू प्रीलोड। इज दैट ओके? अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि फैक्टर अफेक्टिंग वीनस रिटर्न, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं लेवल समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपने स्ट्रोक वॉल्यूम देखा, स्ट्रोक वॉल्यूम में हीट्रोमेट्रिक देख रहे हैं क्योंकि अब आप लेंथ के हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं। तो आपने कहा अल्टीमेटली बस खून कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, तो दिस डिपेंड्स ऑन योर वीनस रिटर्न। तो अब आप क्या बात कर रहे हैं, वीनस रिटर्न की। तो वीनस रिटर्न में 3 पंप याद रखना है, थोरेसिक, फिर आपका कार्डियक और फिर आपका स्केलेटल, ठीक है। तो थोरेसिक पंप क्या है, बेसिकली रेस्पिरेटरी पंप, या आप नॉर्मल सांस लेके भी महसूस कर सकते हैं। तो क्या होता है कि नॉर्मल जो आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो अभी -2 है। जैसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं तो आप इंस्पिरेशन की पोजीशन पता है आपको, डायफ्राम की वो सारी, तो उसके कारण क्या होता है जो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ जाएगा तो वहां की जो वेसल्स है वो स्क्वीज हो रही हैं और बेसिकली ब्लड आउट ऑफ द एब्डोमेन आ रहा है, अल्टीमेटली आपको हार्ट में पहुंचाना है। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग द थोरेसिक पंप या रेस्पिरेटरी पंप, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फेवर हुआ वीनस रिटर्न। अब दूसरा पंप जो है वो है कार्डियक पंप, मतलब अब इसमें हार्ट खुद मेहनत कर रहा है। ओके तो कार्डियक पंप आपको 2 चीजें याद रखना है, विज अ टर्गो एंड विज अ फ्रंटे। तो विज अ टर्गो मतलब कभी ये जनरल वर्ड है ना, ये जनरल वर्ड है और इसका मतलब होता है पीछे से जो फोर्स आ रहा है, फोर्स फ्रॉम बिहाइंड, और फ्रंटे मतलब फोर्स फ्रॉम फ्रंट। ओके तो जो फोर्स फ्रॉम बिहाइंड है जो कि ब्लड को बोल रहा है आगे जा, ऊपर जा, बेसिकली हार्ट की तरफ, तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी आर्टेरियल वॉल है उसकी इलास्टिक रिकॉइल के कारण, ये पूरा विंड कैसल इफेक्ट जो होता था, तो जो आर्टेरियल वॉल है उसकी रिकॉइल हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जब भी ब्लड आपका फ्लो करेगा ना तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो और इसको आगे पुश करेगा। तो इसके कारण से ब्लड जो है वो अब एंटर करेगा विन्यूल्स में विथ हायर प्रेशर, तो अल्टीमेटली जो आपका वीनस रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। तो एक तो हुआ विज अ टर्गो, ओके। अब एक है विज अ फ्रंटे। तो अब कहां पे अल्टीमेटली सबसे नीचे क्या है आपका वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ब्लड पहुंचाने के लिए। तो जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि ब्लड अट्रैक्ट होके आ पाए वेन्स में, अल्टीमेटली हार्ट में, तो वो चीजें होंगी आपकी विज अ फ्रंटे। तो एक तो आपका रेस्पिरेटरी पंप, एक आपका कार्डियक पंप। अब एक बात करते हैं मसल पंप की। तो मसल पंप तो मेरे ख्याल से आप इसे डायग्राम देख के समझ गए होंगे क्या होगा, मसल जैसी कॉन्ट्रैक्ट करी तो वॉल्व ओपन होके ब्लड जो है वो ऊपर रश कर गया। ओके तो अब इसको अगर मैं आपको अगेन थियोरी, बहुत सारी थियोरी है बट उसको सिंप्लीफाई करना सीखिए। तो क्या हुआ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, जो वीनस सेगमेंट थे वो स्क्वीज हुए एंड द राइज ऑफ प्रेशर फोर्सेस ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और जैसे ही फिर मसल वापस रिलैक्स होंगी तो आपको वो जो भी सेगमेंट है उसको वापस ब्लड से भरना है। तो जो भी आपके कोलेटरल्स हैं, ठीक है,
पेरिफेरल वीनस चैनल है, सुपरफिशियल वेन्स है, ये सब ड्रेन कर देंगी। तो ये तो आपका जो लेग में हम वेन्स पढ़ते थे ना, तो वो सब आपको यहाँ पे लिंक कर सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज योर मसल पंप। नाउ सम नॉर्मल फैक्टर्स, मतलब 3 पंप हो गए। अब और क्या चीज, टोटल ब्लड वॉल्यूम, ये कॉमन सेंस है। अगर आप ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो वीनस रिटर्न ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, वीनस रिटर्न बढ़ा, ओके। वीनस रिटर्न क्यों बढ़ा रहे हैं हम, अल्टीमेटली हम क्या देखना चाह रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम में बेसिकली हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के कारण वापस से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर कैपेसिटी ऑफ द वीनस सिस्टम, तो बेसिकली आपकी वेन्स है उनमें काफी कैपेसिटी है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कर दोगे तो वीनस टोन बढ़ जाएगा, तो वीआर वापस से बढ़ जाएगा। बॉडी पोजीशन स्टैंडिंग है तो पूरी पूलिंग हो जाएगी ब्लड की, जो आपका वीनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा, ओके। अब आपकी बची पैथोलॉजिकल कंडीशन। सपोज किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, तो जो आपका मायोकार्डियम है वो कहीं ना कहीं फिब्रोटिक होने लगता है। फिब्रोटिक मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, नॉन फंक्शनल हो गया। तो इसके कारण से सारी जो आपने चीजें देखी, कंप्लायंस सब कम हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका वीनस रिटर्न कम होने लगेगा। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे होमोमेट्रिक रेगुलेशन की। तो अगेन मैं आपसे कहूंगा कि जो चीजें मैंने आपसे कही उसे आप फ्लो चार्ट में बनाइए। ये काफी सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट है, मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया है। इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी बस ऑटोनॉमिक इनर्वेशन है जो कि आपका होमोमेट्रिक है। मैंने आपसे ओवरऑल वीनस रिटर्न को भी अल्टीमेटली कैसे, ऑल दो वीनस रिटर्न इसको कर रहा है बट अल्टीमेटली इट विल ऑल अफेक्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो आप उसको एक बार लिख लीजिएगा कि हीट्रोमेट्रिक में 3 पंप, ठीक है। हीट्रोमेट्रिक में आपके 3 पंप आ गए और बेसिकली देन आपकी ब्लड वॉल्यूम, कैपेसिटी, बॉडी पोजीशन एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम की। स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपका इंट्रिंसिक ऑटो रेगुलेशन का ही पार्ट है, उसमें हम बात करेंगे होमोमेट्रिक की। तो होमोमेट्रिक में इफेक्ट डिपेंड करेगा कार्डियक इनर्वेशन पे, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक पे, ठीक है। और मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है बेसिकली उसका लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, होमोमेट्रिक, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब इंक्रीज किससे हो रही है, बेसिकली आपकी यहाँ पे सिंपल आपको देखना है इनर्वेशन के कारण। तो जो आपका अगेन आई वुड सजेस्ट आप इतना सिंपल से याद रख लीजिए, जो आपका कैटेकोलामाइंस कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो गया, ये बढ़ा रहा है, और जो आपका वेगस है ये घटा रहा है। अब ये बेसिकली पूरा आपका फार्मेकोलॉजिकल पार्ट है, ओके। सो दिस इज द थिंग। बेसिकली क्या होता है कि आपका सबसे पहले कैटेकोलामाइंस है तो एक बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स ये पूरा एक कैस्केड होता है, कैंप कैस्केड कहते हैं इसको। तो क्या होगा, कैंप का जो असली काम है वो कैंप का काम है कि अल्टीमेटली जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है उसमें कैल्शियम बनाए रखे, ठीक है। तो क्या करेगा कैंप, 2 चीजें करता है। एक तो कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ा देगा, तो अब कैल्शियम आपका ज्यादा अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्टोर हाउस होता है बेसिकली, है ना। तो वो उन सब चीजों से उसको मोबाइल कर देता है कि हर कोई यूज कर सके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो 2 चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए बीटा 1 रिसेप्टर में कैटेकोलामाइंस। सो बेसिकली दिस इज अगेन फार्मेकोलॉजिकल पार्ट, डिजिटैलिस, ओके। एक ड्रग आप पढ़ेंगे डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस, ये सब चीजें। तो हार्ट फेलियर में ये ड्रग यूज होते हैं क्योंकि अब आपका हार्ट फेल हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ पाए, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ पाए, तो इसलिए आप इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है, उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो अब वो सोडियम, उसके वो जो पंप होता है उसके कारण सोडियम बाहर जा रहा होता है, पर अब वो इनहिबिट हो गया तो सोडियम अंदर रहेगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम को अंदर बनाए रखने के लिए कैल्शियम बाहर जाता है, एक सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका सोडियम को अंदर बनाए रखने के लिए कैल्शियम काइंड ऑफ अपनी बलिदान देता है और वो बाहर जाता है और सोडियम अंदर आता है। बट अब आपने सोडियम इंट्रिंसिकली अंदर ज्यादा कर दिया तो कैल्शियम अब बाहर नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका कैल्शियम बढ़ जाएगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए तो कैल्शियम को ही बढ़ाना है, तो इसलिए कैल्शियम अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई वुड अगेन सजेस्ट, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट कैटेकोलामाइंस और डिजिटैलिस आप याद रख सकते हैं। अब अगली बात है डिक्रीज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज होने की बात बिल्कुल मैंने आपसे कहा, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व को लीजिए, ठीक है। अब वेगस नर्व मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट रेट इसके बाद जाके जरूर देखना अगर पहले भी देख रखा हो तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो नेगेटिव प्रोड्यूस होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एट्रिया पे होगा। जो वेगस नर्व है वो वेंट्रिकल्स को इनर्वेट नहीं करती है, ठीक है। तो जो वेंट्रिकल पे है वो बहुत माइल्ड सा नेगेटिव आइनोट्रोपिक आएगा, मेनली आइनोट्रोपिक जो आएगा वो आपका एट्रिया पे आएगा, ओके। तो ये चीज है। अब अगला चीज जो आपको पता होना चाहिए, डिक्रीज कैसे हो रहा है, अगेन एक काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन आप कह सकते हैं। तो हार्ट फेलियर हो रहा है यदि, तो हार्ट फेलियर में ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, कैटेकोलामाइन कंटेंट कम हो जाएगा, कैंप का कैस्केड नहीं चल पाएगा, तो अल्टीमेटली नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा।
और साथ ही साथ कई आपके ऐसे डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं जो कि आप जैसे अब इनको आप कहाँ पढ़ेंगे, आपको डिप्रेस करना है ना, तो अगर आपका हार्ट बहुत ज्यादा एरिदमिक हो रहा है तो एक एरिदमिया कंडीशन होती है, तो जब आप एंटी एरिदमिक ड्रग्स पढ़ेंगे तो आप उसमें ये ड्रग्स देखेंगे। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, आप उसको शांत करेंगे तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देंगे मायोकार्डियम पे। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग द कार्डियक आउटपुट। तो मेरे हिसाब से कार्डियक आउटपुट के बेसिक्स जानिए, उसका रेगुलेशन जानिए, डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट अ टेबल which you can make it once. So this is all you need to know. Again I would suggest make flowchart of the same thing, homometric, heterometric, what are the individual components, and you will be done with cardiac output in an hour or so. So thank you for your continuous support, and now I can proudly rename is at 100, and then we will continue for sure. So thank you. And again I forgot writing question in it. So what you can answer is that which drug is used in heart failure, okay, and what is the mechanism of that. So I have told you which is the drug, you need to answer, and what is the possible mechanism. Thank you. Stay safe, stay healthy, and keep sharing the initiative.